दिसंबर का महीना और आसमान से गिरती रुई जैसी बर्फ। इस ठंड ने पूरे गांव को जैसे अपनी बर्फीली चादर से ढक लिया था। ज्यादातर दुकानें बंद थीं, लेकिन एक कोना था जहां उम्मीद की एक धीमी मगर मजबूत आंच चल रही थी। ये था अर्जुन का छोटा सा ठेला, जहां पर वो गर्मा गर्म मटन राइस बिल्कुल साधारण दाम में बेचता था, जिससे उसका घर मुश्किल से चल पाता था। अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ शांति देवी के साथ रहता था। शांति देवी बहुत बीमार रहती थीं और अपनी माँ की बीमारी ठीक करने के लिए अर्जुन बहुत प्रयास करता था, पर उतने पैसे अर्जुन जुटा नहीं पा रहा था। अर्जुन अपने मन में, क्या करूं? गांव के डॉक्टर ने तो माँ का इलाज शहर के अस्पताल में करने को कहा है और शहर में इलाज के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। रोज का खर्चा और घर खर्च निकाल के हाथ में तो बहुत ही कम पैसे रह जाते हैं। पता नहीं माँ के इलाज के लिए क्या कैसे पैसे जुटा पाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ जाता है। अर्जुन, चलो माँ, मैं जा रहा हूँ काम पर। शांति देवी, बेटा आज इतनी जल्दी उठ गया तू? देख रहा है ना बाहर कितनी ठंड है। बेटा कहीं मेरे इलाज के चक्कर में तू ही ना बीमार पड़ जाए। बेटा क्यों इतनी तकलीफ लेता है? अगर ऊपर वाले को दया आई तो वो हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे, वरना बाकी तो मेरी किस्मत ही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जल्दी मर जाऊंगी तो अच्छा होगा। कम से कम मैं इस घर पर बोझ तो नहीं बनूंगी। अर्जुन, माँ तू ऐसी बातें क्यों करती है? तू देखना, मैं जल्द ही इलाज के लिए पैसे जमा करूंगा और तेरा इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। और एक बार तेरा इलाज अच्छे से हो गया तो मैं रोज की तरह अपना ठेला लगाऊंगा। ना, अब तू चिंता छोड़ और आराम कर। मैं आता हूँ रात को। जल्दी खाना बनाया है मैंने, याद से खा लेना। इतना बोलकर अर्जुन ठेला लेकर निकल पड़ता है। बड़ी कढ़ाई में अर्जुन मटन राइस पलट रहा था। उसके चेहरे पर ठंड और थकान दोनों दिख रही थी, पर आंखों में एक चमक भी थी। अर्जुन जानता था कि मटन राइस सिर्फ खाना नहीं था, वो इस भयानक ठंड में लोगों के लिए आराम, दोस्ती और घर की यादों का एक टुकड़ा था। ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोग गर्मा गर्म मटन राइस की मांग कर रहे थे। राहुल, एक नियमित ग्राहक, अर्जुन भाई जल्दी से मुझे तुम्हारी यह मटन राइस दे दो भाई। इतनी ठंड में तुम्हारी ये गरम मटन राइस खाकर तो शरीर में अलग ही गर्मी आती है और ठंड भी कम हो जाती है। सोहन, दूसरा ग्राहक, हाँ भाई तुमने सही बोला। और अर्जुन भाई ने दाम भी कितना सस्ता रखा है। सच में यार, अर्जुन भाई के ये गरम मटन राइस तो इस ठंड में कितना बड़ा सहारा है। अर्जुन सभी लोगों को गर्मा गर्म मटन राइस प्लेट में देता है। कई सारे लोग अर्जुन के ठेले पर गर्मा गर्म मटन राइस खाने आते थे, पर कभी कोई गरीब और जरूरतमंद आता था तो अर्जुन उसे कुछ मटन राइस मुफ्त में ही दे देता था। एक बूढ़ी अम्मा कांपते हुए, बेटा कल से कुछ खाया नहीं और ठंड भी बहुत लग रही है। कृपया तुम्हारे यहाँ कुछ गरम मटन राइस मिल जाए तो बहुत एहसान हो जाएगा बेटा। अर्जुन, अरे अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देता हूँ आपको यह गर्मा गर्म मटन राइस। आप जितने चाहे खा सकती हैं। अर्जुन उस बूढ़ी अम्मा को मटन राइस देता है। अर्जुन अपने मन में, सच में यह ठंड तो कितनी कठोर है। अमीर लोग तो आराम से रजाई ओढ़कर सो जाते हैं, उनके लिए यह रातें चैन की नींद और मीठे सपनों का तोहफा लाती है। पर यही ठंड गरीबों के लिए कितनी मुसीबतें पैदा करती है। न चैन से सो पाते हैं और न काम कर पाते हैं। बूढ़ी अम्मा पेट भरकर मटन राइस खाती है। बेटा आज तूने बचा लिया, वरना आज भी इस कठोर ठंड में भूखे पेट रहना पड़ता। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मैं तुझे दुआ देती हूँ, ऊपर वाले तेरी सारी इच्छाएं पूरी करें। बाद में अर्जुन अपना ठेला लेकर घर निकल आता है। अर्जुन, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है। हे ऊपर वाले, ऐसे ही साथ देना मेरा, ताकि मैं अपनी माँ का जल्द से जल्द इलाज कर पाऊँ।
अगले दिन रोज की तरह अर्जुन अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है, पर आज ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि सड़क आज इतनी खाली क्यों है। तभी वहां राजीव नाम का आदमी आता है, जो शहर का प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर था। वो दूर से स्टॉल की तस्वीरें लेता है और खुद को सामान्य ग्राहक बताता है। राजीव, माफ करना भाई, ये मटन राइस हैं। इतनी ठंड में इनकी खुशबू कमाल है। क्या खास बात है इनमें? अर्जुन, इनमें मेरी माँ का प्यार और मेरा भरोसा है साहब। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम होते हैं। मसालों का अनूठा मिश्रण है और तेल एकदम साफ। एक प्लेट टेस्ट कीजिए। राजीव पहला निवाला लेता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। राजीव, अविश्वसनीय, यह स्वाद मैंने आज तक चखा नहीं। मसालों का संतुलन बेहतरीन है। लगता है आज मेरी तलाश पूरी हो गई। वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी रामनाथ काका आते हैं। रामनाथ काका, अरे वाह अर्जुन, आज तो तेरी कढ़ाई की गर्मी से ही मुझ में जान आ गई है। क्या खुशबू है। एक प्लेट गर्मा गरम मटन राइस जल्दी दे दे। अर्जुन, रामनाथ काका, आज आपको मटन राइस की नहीं, मेरी माँ के नुस्खे की खुशबू आ रही है। उनके मसाला मिश्रण ने ही मेरे मटन राइस को इस गांव में मशहूर किया है। बस आज की कमाई अच्छी हो जाए तो माँ के लिए नई गरम कंबल खरीदूंगा। रामनाथ काका, मेहनत और स्वाद में दम है। आज रात की ठंड बताती है कि तेरा धंधा जोरों पर चलेगा। तभी वहां सुरेश नाम का आदमी आता है, जो अर्जुन से बहुत जलता था। सुरेश, अरे ओ अर्जुन, आज तो तेरी कढ़ाई ने कमाल कर दिया। इतनी तेज आंच पर तेल जला देगा क्या? और ग्राहकों को क्या बताता है? माँ का नुस्खा सब फालतू है। ये सिर्फ केमिकल के मिर्च मसाले हैं, स्वाद नहीं। अर्जुन, सुरेश भाई, यह मेरे ग्राहक हैं, उन्हें मेरा स्वाद पसंद है। आपको अगर मटन राइस का नुस्खा जानना है तो आप खुद मेहनत कीजिए। ग्राहकों को गर्माहट सिर्फ तेल से नहीं, दिल से भी मिलती है। रामनाथ काका, चुप हो जा सुरेश, अपनी दुकान देख। अर्जुन सही कह रहा है, ये दिल से काम करता है। सुरेश गुस्से में चला जाता है। तभी अर्जुन की बूढ़ी माँ शांति देवी वहां आती है। वह बहुत कांप रही थी। अर्जुन, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको मैंने घर बैठने बोला था ना। इतनी ठंड में आपका बुखार बढ़ जाएगा। शांति देवी, अर्जुन बेटा, तेरी चिंता हो रही थी। बाजू की सुनीता आई थी, बोल रही थी कि आज बर्फबारी होने वाली है, ऐसा अखबार में आया है। ठेला जल्दी बंद कर दे बेटा, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्जुन, आप चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। अभी तो असली ग्राहक आने वाले हैं, वो लोग जिन्हें इस बर्फबारी में कुछ गर्मा गर्म चाहिए। आप घर जाओ, मैं आपके लिए गर्म कंबल और दवाई ले आऊँगा। शांति देवी, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। अर्जुन, रामनाथ काका, आप थोड़ी देर ठेले पर ध्यान रखिए, मैं माँ को घर छोड़कर आता हूँ। रामनाथ काका, ठीक है बेटा, मैं हूँ यहाँ, तू आराम से जाना। अर्जुन अपनी माँ को घर छोड़ाता है। इसी बीच बर्फबारी बहुत तेज हो जाती है। ठंड अपनी असली ताकत दिखा रही थी। 10 मिनट में ही सड़क खाली हो गई। अर्जुन वापस आकर रामनाथ काका को धन्यवाद बोलता है और मटन राइस देकर जल्दी से घर जाने बोलता है। अब ना ग्राहक थे, ना आवाजें, सिर्फ हवा की चीखती आवाज। अर्जुन अपने मन में, हे भगवान, अगर ग्राहक नहीं आए तो माँ के लिए गर्म कंबल कैसे खरीदूंगा? और दवाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बर्फबारी और तेज हो जाती है। मजबूरी में अर्जुन ठेला लेकर घर निकल जाता है। कई दिन भारी बर्फबारी चलती है और अर्जुन ठेला नहीं लगा पाता। अर्जुन अपने मन में, क्या करूं? इतनी भारी बर्फ गिरने लगी है, पता नहीं कैसे माँ का इलाज कर पाऊंगा। हे ऊपर वाले, मदद करना मेरी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अर्जुन बाहर जाकर देखता है। बाहर वही फूड ब्लॉगर राजीव खड़ा था। राजीव, अर्जुन जी, मेरा नाम राजीव है। मैं शहर का एक फूड ब्लॉगर हूँ। मैंने तुम्हारे मटन राइस का स्वाद चखा है। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक कला है और आप इस खाने के कलाकार हो। अर्जुन, क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। राजीव, जी मैं समझाता हूँ। मैं जगह
जगह जाकर अनोखा खाना खोजता हूँ और वीडियो बनाकर लोगों को दिखाता हूँ। और मैंने तुम्हारे मटन राइस पर वीडियो बनाई है और कई लोगों को यह तुम्हारी वीडियो बहुत पसंद आई है। राजीव अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें हजारों लाइक्स और कमेंट्स आए थे। अर्जुन, ये क्या? आप तो बहुत मशहूर हैं। राजीव, हाँ, और सुनो, कल सुबह एक बड़े होटल के लिए उन्हें तुम्हारे मटन राइस चाहिए। होटल मालिक भी इन्हें अपने मेहमानों को खिलाना चाहता है। यह बात सुनकर तो अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है। अर्जुन होटल जाता है। वहाँ होटल का मालिक विजय सिंह अर्जुन के बनाए मटन राइस चटखारे लेकर खाता है। विजय सिंह, वाह वाह वाह, लाजवाब। आज तक मैंने ऐसे स्वादिष्ट मटन राइस नहीं खाए। अर्जुन जी, मैं आपके यह मटन राइस हमारे होटल के मेनू में जोड़ना चाहता हूँ और रोज मुझे आपसे ढेर सारे मटन राइस लगेंगे। बताओ, बना पाओगे? अर्जुन, हाँ सेठ जी, बना तो दूंगा, पर मैं रोज होटल नहीं आ पाऊंगा। मेरी माँ घर में अकेली रहती है, उन्हें कभी मदद चाहिए तो मैं जल्दी घर नहीं जा पाऊंगा। अर्जुन अपनी माँ की हालत बताता है। विजय सिंह, अरे अर्जुन जी, आप चिंता मत करो, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। हम रोज गाड़ी भेजेंगे और आप ठेले पर ही मटन राइस दे देना। और सुनो, आपके माँ के इलाज का सारा खर्चा हमारा होटल उठाएगा और एडवांस पैसे भी मिलेंगे। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। साहब, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विजय सिंह, नहीं अर्जुन जी, यह तो मेरी किस्मत है कि मुझे इतना प्यार और स्वाद वाला खाना चखने मिला। बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा है आप पर। कुछ दिन बाद अर्जुन की माँ का ऑपरेशन सफल हो जाता है। ठंड भी कम होने लगती है। वहीं बूढ़ी अम्मा ठेले पर आती है। याद रख बेटा, गर्माहट हमेशा तेल या आग से नहीं आती। असली गर्माहट दिल से आती है और तेरे इस दिल ने आज तेरी किस्मत बदल दी। उस दिन से अर्जुन रोज होटल को भी मटन राइस भेजने लगा और गांव में पहले से भी कम दाम में लोगों को मटन राइस खिलाने लगा। कहानी का सार, सच्ची मेहनत और दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदारी और दयालुता हमेशा सफलता दिलाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुरा में रघु अपनी पत्नी मीरा, बूढ़ी माँ गौरी और 9 साल की बेटी चंपा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिससे किसी तरह उसका घर चलता था। एक सुबह रघु की माँ बहुत बीमार पड़ गई। रघु के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जमीन बेचने के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ का भी निधन हो गया। अब रघु की हालत और भी खराब हो गई थी। परिवार की रोजी रोटी का संकट बढ़ गया। उनका जीवन अब मुश्किलों से भरा हुआ था। रघु खेतों में मेहनत करता, जबकि मीरा सेठ धनराज के घर में सफाई और बर्तन मांजने का काम करती थी। एक दिन सुबह मीरा बोली, मीरा, अजी, सर्दी बहुत करीब आ चुकी है। हमारे पास पहनने को ऊनी कपड़े नहीं है और खाने के लिए भी कुछ खास नहीं बचा। रघु, हाँ मीरा, तुम ठीक कहती हो। इस बार की ठंड पिछले सालों से ज्यादा लग रही है। कुछ करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे सर्दियां पूरी तरह उतर आईं। इस बार तापमान माइनस में पहुंच गया था। ठंड ने गांव रामपुरा को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लोग दिन रात आग के पास बैठते, फिर भी कांपते रहते। रघु आसमान की ओर देखते हुए, हे भगवान, कैसी ठंड भेजी है इस बार। बाहर निकलते ही शरीर सुन्न पड़ जाता है। मीरा, सच कह रहे हो जी, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही निर्दयी लग रही है। रघु, ठीक है मीरा, अब मैं खेत जा रहा हूँ। नहीं गया तो हरनाम सिंह डांटेगा। मीरा, ध्यान रखना जी, इतनी ठंड में सावधान रहना। मीरा बेटी से, चंपा, तेरे पापा काम पर जा रहे हैं,
और अब मैं भी सेठ जी के घर जाऊंगी। तू बाहर मत निकलना, खाना मैंने बना दिया है, टाइम से खा लेना। चंपा। ठीक है मम्मी, आप जल्दी आना। मीरा थोड़ी देर में सेठ धनराज के घर पहुंचती है। सेठ आग के पास खड़ा नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसने मीरा को देखा। सेठ धनराज कड़क आवाज में, अरे मीरा, आज इतनी देर से आई हो? मेरे आदमी तो सुबह 4 बजे काम पर लग जाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मीरा धीरे से, माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड बहुत थी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूंगी। सेठ, बहाने बनाना तुम्हारे जैसे लोगों का काम है। जाओ, अगर आज काम में गलती हुई तो निकाल दूंगा। इतने में सेठानी वहां आई और बोली, सेठानी। अरे जी, इतनी ठंड में भी ये औरत काम पर आई है, थोड़ा दया भी रखिए। सेठ, भाग्यवान, इन लोगों को सर पर चढ़ाना ठीक नहीं होता। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने आंखों के कोने पोंछे और अपनी बच्ची की याद करते हुए चुपचाप काम में लग गई। उधर रघु ठंड से कांपते हुए हरनाम सिंह के खेतों में काम कर रहा था। हरनाम सिंह चिल्लाकर, ओए रघु, काम ढंग से कर, ठंड का बहाना मत बना, काम पूरा नहीं किया तो एक पैसा नहीं दूंगा। रघु, जी मालिक, मैं पूरा काम कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, पर काम पूरा होगा। सुबह से काम करते करते रघु के हाथ पैर अकड़ गए थे, पर घर का ख्याल उसे हिम्मत दे रहा था। रघु मन में, हे ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहे हो? छोड़ दूं तो नौकरी जाएगी, करूं तो जान जाएगी। शाम ढलने लगी, लेकिन हरनाम सिंह ने फिर आदेश दिया। हरनाम सिंह, रघु, आज का काम पूरा करके ही जाना, नहीं तो कल से आने की जरूरत नहीं। रघु धीरे से, जी मालिक, जैसा आप कहें। गांव रामपुरा के चौपाल में उस रात सन्नाटा था। जहां लोग आग तापते थे, वहां अब कोई नहीं था। बुजुर्ग सुरजाराम बोले, सुरजाराम, भाइयों, इस बार ठंड बहुत भारी है। अगर हमने उपाय नहीं किया तो गांव के कई लोग मारे जाएंगे। एक ग्रामीण, दादा, इतनी ठंड में जंगल जाकर लकड़ियां कौन लाएगा? हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं। सुरजाराम, डरने से कुछ नहीं होगा, सब मिलकर काम करेंगे तो सबकी जान बचेगी। फिर सबने मिलकर तय किया कि अगले दिन जंगल से लकड़ियां लाकर हर घर के बाहर अलाव जलाया जाएगा। रघु शाम को थका हारा घर लौटा। मीरा, अरे जी, आज बहुत देर कर दी, क्या हुआ? रघु, हरनाम सिंह ने काम बढ़ा दिया था, पैसे मांगे तो टाल गया। मीरा, कोई बात नहीं, पहले बैठो, देखो ना, चंपा को सर्दी लग गई है। रघु ने देखा बेटी का चेहरा लाल था और खांसी में उसकी सांस अटक रही थी। रघु चिंतित, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? मीरा, लकड़ियां भी नहीं है आज अलाव जलाने के लिए। मीरा आंसू पोंछते हुए, सोचा था आज सेठ जी से मदद मांग लूंगी, पर उन्होंने तो डांट दिया। रघु, धनराज जैसे लोग हमारी हालत क्या समझेंगे? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। अचानक चंपा की तबीयत और बिगड़ गई। मीरा घबराकर, अजी जल्दी जाइए, वैद्य जी को बुला लाइए, बच्ची का शरीर ठंडा पड़ रहा है। रघु, तुम चिंता मत करो मीरा, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। आधी रात का समय था। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी और आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। रघु अब निकल पड़ा। रघु खुद से, हे भगवान, बस वैद्य जी मिल जाए, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। उधर मीरा चंपा को गोद में लिए रो रही थी। मीरा, बेटी हिम्मत रख, पापा बस आने ही वाले हैं। रघु जैसे तैसे वैद्य के घर पहुंचा। रघु दरवाजा पीटते हुए, वैद्य जी, खोलिए दरवाजा, मेरी बच्ची मर रही है। लेकिन दरवाजे पर लिखा था, आज गांव से बाहर गया हूँ। रघु के होश उड़ गए। तभी अचानक घर की दिशा से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। मीरा की आवाज। रघु घबराकर,
हे भगवान, मीरा। वह भागता हुआ घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। मीरा, हमारी चंपा नहीं रही जी, ठंड ने उसे छीन। रघु, आंखों में आंसू। हे भगवान, तूने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया हमारे साथ? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बेटी के शव के पास बैठे रहे। बाहर ठंडी हवा और बरसात का शोर था। धीरे धीरे वह भी वहीं बैठे बैठे ठंड से जम गए। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा रघु, मीरा और चंपा तीनों ठंड से जमे हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े जैसे शांति से सो गए हों। सुरजाराम दुखी स्वर में, भगवान, इस सर्दी ने एक और घर उजाड़ दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसे गरीब लोग हैं जो मौसम की मार से जान गंवा देते हैं। अगर आप किसी की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। एक कंबल, एक लकड़ी, एक रोटी किसी की जिंदगी बचा सकती है।